बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है, बहुत ही अहम तरीन स्टोरीज़ हैं। हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला कर लिया, ये फ़ैसला किया है और नून लीग ने स्विट्ज़रलैंड में नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ से बदतमीज़ी करने पर PTI से फ़ौरी बदला ले लिया। इस पे भी बात करते हैं। और इमरान खान ने मान लिया कि ट्रंप जेल से नहीं निकाल सकता। ये आपको मैं बताता हूँ, दिखाता भी हूँ। और एक अहम सियासतदान की नून लीग में शमूलियत हो गई है। 3 अहम तरीन वीडियोज़ भी, बड़े मज़े की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करनी है। और हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं रज़ी दादा साहब, उन्होंने एक पहेली पूछी है अपने ट्विटर अकाउंट पे। वो मैंने भी उस पर गौर व खौस किया है, आपके सामने भी रखता। आपके जहन में क्या आता है, उस पहेली का जवाब क्या है? बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्राइजेस लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। उस प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए जो जोड़ों वाला पानी पी रही है। मैं अभी एक ख़बर पढ़ रहा था कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपना दफ्तर, अपना ऑफिस नीचे बंकर में शिफ्ट कर लिया, तहखाने में बंकर में शिफ्ट कर लिया है। उन्होंने उनकी बेटे की अनकरीब कोई नियर फ्यूचर में शादी होने वाली थी, वो शादी भी उन्होंने मुलतवी कर दी है। और उनके कुछ केसेस चल रहे थे अदालतों में, तो उन्होंने अदालतों में वो पेशी भी, उन्होंने कहा है कि मैं अदालतों में मेरी जो तारीख़ होगी, जो पेशी होगी, उस पे भी वो नहीं जाएगा। मैं सोच रहा था, मुझ समेत बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि जी ये तो हिज़्बुल्लाह या ईरान या ये तो इसराइल तो बहुत बड़ी पावर है, उसके साथ अमेरिका खड़ा है, यूरोप है, पूरी दुनिया खड़ी है। तो अमेरिका जैसे मुल्क की टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद करने के लिए इस तरीके का आपको वो ऐसे सिस्टम उसको भिजवा रहा है, ये उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? लेकिन जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइश गाह पर उनका मिज़ाइल जा लगा, उनका ड्रोन जा लगा और उसके शीशे टूट गए, अब उसको ख़तरा पैदा हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इसराइल के अंदर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर ज़मीन तंग कर दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। सऊदी अरब में एक कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, उस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब भी शरीक हो रहे हैं और वहाँ पे मौजूद हैं। और जनाब, यहाँ सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए हौसला अफ़ज़ा और अच्छी बात है वो ये है कि सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बम्बास्टिक न्यूज़ है। आज भी सुबह देख रहा था कि सऊदी अरब के वली-ए-अहद जनाब MBS मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के प्रेसिडेंट, उन्होंने रब्ता किया है। ईरान के प्रेसिडेंट ने उन्हें रब्ता किया, उन्होंने बाकायदा MBS को मुबारकबाद दी है कि आप फ़लस्तीन के इस इशू पर ये कॉन्फ्रेंस जो अरब मुल्कों की है, इसकी आप मुनक़िद करा रहे हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो बहुत बड़ी बात है। आज ही जनाब, सबसे पहले मैं कल से एक इमरान खान साहब का एक ट्वीट जो 2016 में 1 दिसंबर 2016 सुबह 9:26 पे, ये जनाब कल से ही वायरल है। और ट्वीट इतना ज़बरदस्त किस्म का ट्वीट है कि मज़ा आ गया इसको। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया जहान की कोई भी चवल जो किसी के आपके जहन में आ सकती है ना, आपके शऊर में, आपके तातु शऊर में अगर किसी किस्म की कोई भी चवल आ सकती है, तो वो चवल इमरान खान ने मारी हुई होगी। ये पक्की बात है। हर किस्म का भोंडापन उन्होंने उसका खुद जवाब दिया होगा, वो खुद ही। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि ये लम्हे मौजूद में जो कुछ कर रहे होते हैं, उसी का इल्ज़ाम दूसरों पर धर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो अब ये 2016 की ट्वीट सामने आई, गुड न्यूज़, क्योंकि 2016 दिसंबर 2000 उस वक़्त ट्रंप आ चुके थे, ठीक हो गया। तो यानी ट्रंप जीत चुके थे, ठीक है ना? ओबामा जा चुके थे या जाने वाले थे और ट्रंप जीत चुके थे इलेक्शन।
تو عمران خان نے لکھا، اور ان کی بات بھی اس وقت نواز شریف پرائم منسٹر تھے، تو ان کی بات بھی نواز شریف کے ساتھ ہو چکی تھی، ٹیلی فونک گفتگو۔ تو جب یہ گفتگو ہوئی تو عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ گڈ نیوز از ٹرمپ اسپوک ٹو نواز شریف، اچھی خبر ہے کہ نواز شریف اور ٹرمپ کی بات چیت ہو گئی ہے۔ بیڈ نیوز فار نواز شریف از دس won't save him from Panama scandal, not even if a Trump letter arrived۔ گڈ نیوز تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ٹرمپ کی اور نواز شریف کی بات ہو گئی ہے، لیکن بیڈ نیوز یہ ہے نواز شریف کے لیے، بری خبر یہ ہے کہ اس کو پاناما سکینڈل سے کوئی نہیں بچا سکتا، یہاں تک کہ اگر ٹرمپ کا خط بھی آ جائے تب بھی اس کو پاناما سکینڈل سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ خان صاحب نے خود ہی حل بتا دی ہے، خان صاحب نے خود ہی یوتھیوں کو بتا دیا کہ میرے یوتھیوں زیادہ چھلانگے نہ مارو، شعور تو تمہارا چھوڑ دیجئے، عقل کوئی نہیں، حرام مغز بھی نہیں ہے، اپر چمبر ویسے ہی فارغ ہے، ٹھیک ہو گیا، اور یہ ویسے شعور تو بالکل ہی نہیں ہے، اور چھلانگے نہ مارو، چاہے ٹرمپ کی کال آئے یا ٹرمپ کا لیٹر آئے، وہ کسی کو جیل سے نہیں نکال سکتا۔ یہ خان صاحب نے بالکل پکا بتا دیا ہے۔ ایک پہیلی جو میں نے کہا، رضی دادا صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ایک پہیلی پوچھی ہے یار، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ آزاد کشمیر کے کوٹے پر MBBS میں داخل ہوا، لیکن میڈیکل پاس کر کے ڈاکٹر بننے کی بجائے CSS کر کے FBR میں چلا گیا، جہاں اس پر کرپشن کا الزام لگا، اور جب سزا ہونے لگی تو ٹریننگ کورس کے نام پر امریکہ بھاگ گیا، جہاں سے اس نے استعفیٰ بھجوا دیا۔ امریکہ میں رانڈ کارپوریشن، امریکہ میں ہاں اسی طرح ہی کوئی لفظ ہے، کارپوریشن جو CIA کا فرنٹ ڈیسک ہے کے ذریعے جیو میں لینڈ کیا، اور میڈیا کا کور لے کر 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کا کمانڈر مقرر ہو گیا، اور کروڑوں روپے سالانہ کی عیاشی کا حقدار ٹھہرا۔ اسی اثناء میں مرے ہوئے باپ کے جعلی انگوٹھے لگواتے پکڑا گیا، جبکہ جائیداد کے لیے اپنی سگی ماں کا قتل بھی اسی کے نام لگا۔ میرپور کے لوگ اسے گندی اولاد مزہ نہ سواد کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کل یوتھڑوں کا مہاراج ہے، بوجھو تو جانے۔ یار یہ کامنٹس میں نام بتا دیں، ویسے میرے ذہن میں بھی کوئی نام آ رہا تھا، لیکن میں نے کہا آپ بتا دیں کامنٹس میں، تو یہ پھر جو ہے نا رضی دادا صاحب کو اپنی اس پہیلی کا، اور رضی دادا صاحب اس طرح کی پہیلیاں بجھواتے رہتے ہیں مشکل، تو خیر ان کو یہ جواب دیں آپ ان کا رائٹ ہے، اس وجہ سے یہ آپ جواب دے دیں کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کس کا کہہ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ویڈیو سنواتا ہوں بھائی، اور وہ ویڈیو بڑی زبردست قسم کی ویڈیو ہے، یقین کریں آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یہ سنیں تو صحیح، ذرا آپ سنیں تو صحیح، آپ کو مزہ آ جائے گا یقین کی۔ یہ لیجیے۔ اگر وفاقی حکومت ہی ہے تو 3.5 سال وفاقی حکومت بھی آپ کی رہی، جس دوران طالبان کو TTP کے لوگوں کو وہاں سے لا کے یہاں پاکستان میں بٹھایا گیا، تو جس سے یہ مسئلہ دوبارہ شروع ہوا۔ تو کون لایا؟ وہ بھی فوجی لائے، جنرل فیض لے آیا ان کو۔ جنرل فیض تو آپ کا پسندیدہ تھا، ہمارا پسندیدہ تھا، تو سمجھے ہماری ہمت ماری گئی تھی کہ جنرل فیض ہمارا پسندیدہ تھا۔ یہ باجوہ صاحب اور جنرل فیض ان کو لائے۔ سمجھے ہماری ہی مت ماری گئی تھی کہ جنرل فیض ہمارا پسندیدہ تھا۔ جن دنوں پسندیدہ تھا، خیر ان دنوں شیر افضل مروت صاحب نہیں تھے۔ شیر افضل مروت صاحب اتنوں سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری باتیں سیدھی کر جاتے ہیں۔ اور انصار عباسی صاحب کو ابصار عالم صاحب کو آپ نے دیکھا تو تھا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری مت ماری گئی تھی، تو یوں سمجھ لیں ابصار عالم صاحب کو اپنی ساری محنت سوارت ہو گئی۔ یوں لگا کہ جیسے ابصار عالم صاحب پوری بریکنگ نیوز نکلوانے میں کامیاب ہوں گے۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے بھائی، یہی میں چاہ رہا تھا آپ سے کہلوانا کہ ہماری ہی مت ماری گئی تھی۔ یہ اب آپ کو پتہ نا کس کی کیسے مت ماری جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد موقع جب بعد میں یاد آتا ہے تو پھر وہ منہ پہ مار لینا چاہیے۔
या फिर वही वाली बात है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमां का पशेमां होना। आजकल बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं और PTI के अंदर चल रही हैं। ये कारकुनान बार बार अली अमीन पर तनकीद कर रहे हैं, सोशल मीडिया तनकीद कर रहा है, उनका अपना सोशल मीडिया। अली अमीन से एक बंदे ने सवाल कर लिया, अब देखें तो सही ये क्या कह रहे हैं जनाब अली अमीन साहब। लेकिन उससे पहले मैं आपको समी इब्राहीम का ये क्लिप सुनवाता हूँ कि जिसकी बुनियाद पर अली अमीन ने इनको जवाब दिया है ऐसे सोशल मीडिया वालों को। ये ज़रा आप देख लीजिए समी इब्राहीम साहब क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे मालूम हुआ है, जो मुझे इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए से और उन लोगों से जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे मालूम हुआ है कि इमरान खान साहब की जो मंशा थी, इमरान खान साहब की जो हदायत थी, सवाबी के जलसे में क़यादत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बता रहा हूँ कि जिस रोड मैप का इमरान खान ने जिक्र किया था, जिस रोड मैप की इमरान खान ने हदायत की थी, जिस मंसूबा बंदी की इमरान खान साहब ने हदायत की थी, क़यादत ने उसका ऐलान नहीं किया, बल्कि उसमें रद्दोबदल करके इन्होंने अपनी मर्जी से जो फैसला इनकी समझ में आया, सूझबूझ में आया, उसका ऐलान किया। और बहुत सारे लोग इस बात पर कन्विंस हैं कि दानिस्ता तौर पर PTI के वर्कर्स, पाकिस्तान के अवाम को थकाने की कोशिश की जा रही है। एक इस तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलाया जा रहा है कि लोगों में मायूसी फैले, क्योंकि कल भी जलसे में मैं मौजूद था और लोग ये कह रहे थे कि अब ये आखिरी मौका है, अभी अगर आप नहीं निकले तो फिर लोग मायूस हो जाएंगे, लोग इस क़यादत से मायूस हो जाएंगे। लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये फैसला हुआ है कि लोगों को थकाया जाए। ये आपको जो बता रहा हूँ मैं बड़ी इंतहाई जिम्मेदारी से बता रहा हूँ और मैं इसकी पूरी तफसील आपको बताता हूँ। जो आखिरी जो कन्वर्सेशन थी खान साहब की आज से 2 दिन पहले सहाफ़ियों के साथ, इंतहाई जिम्मेदारी से बता दिया जनाब समी इब्राहीम साहब ने, और वो बता रहे हैं कि जो इमरान खान ने कहा था वो नहीं हुआ। अब या तो ये है कि खान साहब की गिरफ्त पार्टी पर इतनी ही कमज़ोर हो गई है, लेकिन मेरी मालूमात डिफरेंट है। मेरी मालूमात वही हैं जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने मालूमात दी हैं कि अली अमीन और इमरान खान आपस में मिले हुए हैं। ये बिल्कुल जनाब ये कंप्रोमाइज़ हैं और ये खान उसके साथ मिला हुआ है, वही कर रहा है जो इमरान खान चाह रहा है, अलबत्ता गुड कॉप बैड कॉप वाली। और दूसरी बात ये है कि ये डॉलर खोर, ये मालशिया पालशिया सहाफ़ी और ये FFL यूट्यूबर ये खान के तो ख़िलाफ़ जा नहीं सकते, क्योंकि उसी से इन्होंने डॉलर कमाने हैं ना। उनको तो बात नहीं कहा, अगर उनके ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दें तो इनकी बात सुनेगा कौन। असल में मसला ये है कि ये डॉलर, जब ये रेटिंग डॉलर आ जाए ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। और उस हिसाब से अच्छी चीज़ तो है कि आप रिस्क कमाते हैं, लेकिन आप गलत झूठ बोल के कमाएं तो रिस्क हराम हो जाता है। तो ये डॉलर कमाते हैं, ये व्यूज़ लेते हैं, और सिर्फ इस वजह से कि जी खान तो यूँ नहीं चाह रहे थे। और इन्हें तो जब ऐसे ही वो नौबत जब यहाँ तक पहुँच गई है तो फिर नवाज शरीफ से सुलह कर लो भाई। फिर क्या हुआ, पहले ऑलरेडी बहुत सारे लोग कह चुके हैं, इनके अपने लोग कह चुके हैं कि जब तक नवाज शरीफ नहीं चाहेगा तब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे। गालिबन यही कहा था ना शेर अफजल मरवत ने कि जब तक नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे तब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे। तो बहरहाल अब ये वो लोग हैं, बेचारे लोग हैं जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनको अब इसी तरह का सवाल हुआ अली अमीन गंडापुर से, उन्होंने आगे से क्या कहा, इनको धो के रख दिया अपने यूथियों को। ये लें, नाराज है कि हमें डी चौक में CM साहब छोड़ के आ गए, तो उनकी नाराजगी को कैसे खत्म करेंगे? बात सुनो, ये तुम जिनकी बात कर रहे हो ना, ये अपने घर में बैठे हुए थे, ये वहाँ पे डी चौक में होंगे भी नहीं। छोड़ दो, मेरी पार्टी है, मुझे पता है कौन क्या है, ठीक है। इनकी नाराजगी को कैसे खत्म करेंगे? ओ भाई, इनकी नाराजगी बाहर में जाए, खुद निकलते नहीं है, बैठे घर में होते हैं, बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जो जाने वाले साथ है वो साथ खड़े हैं, अभी भी साथ गए हैं, वो भी खड़े हैं। ये जो कुछ बैठे होते हैं ना घरों में तनकीद करने के लिए, पहले अपना जो बंदा तनकीद करता है पहले अपनी वीडियो तो दिखाए, खुद कहाँ था, खुद घर में लेटा होता है और पे तनकीद करता है। ऐसे बंदों को मैं न केयर करता हूँ और न ये बंदे तहरीक इंसाफ के हैं जो तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं घर में बैठ कर। मैं तहरीक इंसाफ का समझता ही नहीं हूँ, मैं तहरीक इंसाफ का समझता ही नहीं हूँ। और ये वो लोग हैं और ये इनकी नाराज़गी जाए भाड़ में। ये यूथियों को अली अमीन ने खरी खरी सुना दी और सिर्फ उन्हीं को सुनाई हैं कि जो सोशल मीडिया पे बैठ के तबाही फैला रहे हैं। असल में यहाँ पर जो सोशल मीडियाई मुजाहिद हैं ना, जो इनकलाब, जो बहुत सारे तो बाहर बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं,
वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ना उनको नहीं, उन्होंने सिर्फ डॉलर कमाने हैं, उन्होंने सिर्फ व्यूज़ लेने हैं, उन्होंने सिर्फ पैसे और दौलत कमानी है, उन्होंने ये नहीं करना, उन्होंने वो बाहर बैठे हैं या अंदर बैठे हैं, असल में वो वीडियो बना देनी है, बल्ले बल्ले हो जानी है उस वीडियो की बुनियाद पर, और उनको ये एहसास नहीं है कि हमारी उस वीडियो की बुनियाद पे वो कैदी नंबर 804 की मुश्किलात और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप बरतानिया में खड़े होके, अमेरिका में खड़े होके आसिम मुनीर साहब को, आर्मी चीफ़ को गालियाँ देंगे, चीफ़ जस्टिस को गालियाँ देंगे, मोहसिन नकवी को गालियाँ देंगे, वज़ीर आज़म को गालियाँ देंगे, सबको इस तरीके से आप गालियाँ देंगे बाहर खड़े हो, तो जो ग्राउंड पे जो आपकी मौजूद होगी लीडरशिप, उसके लिए मुश्किलात होंगी। जो कैदी नंबर 804 बैठा है उसके लिए मुश्किलात होंगी। तो मुश्किलात तो ये आप कह लें कि हम गालियाँ दे के को अपना पर्पज़ अचीव कर, आपने बहुत कोशिश करके देख ली, आपने उनको जनाब वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर के उम्मीदवार बनाया, आपने करारदादें पास करवाईं, 150 के करीब आर्टिकल्स लिखवाए, आपने इस तरीके से वो जनाब खतूत लिखवाए सेनेटर से, कितनी लॉबिस्ट लॉबी फर्म्स जो है ना आपने हायर की, कुछ भी नहीं हो सका। आप नाकाम तरीन रहे हैं क्योंकि कैदी नंबर 804 आज भी अडियाला में बैठा है। तो जितना कुछ कर लो मर्जी आए, जितना ज़्यादा करते जाओगे उतनी ही उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। अब ये आ जाएं जनाब कि मैं आपको बताऊं कि ये कल 2-3 दिन पहले स्विट्ज़रलैंड में नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहबा, वो निकले कहीं से अपने वहाँ जहाँ रिहाइश थी, जाने लगे कहीं, तो उधर एक तहरीक इंसाफ की खातून ने, यूथनी ने उनके साथ बदतमीज़ी की। सब ने बड़ा कंडेम किया, उन्होंने इग्नोर किया, बहुत ही वो एक संजीदगी से चले गए उसको इग्नोर करके। बाकियों ने, सब ने उस यूथनी पर तनकीद की कि ये किस तरह की बकवासियात कर रही। अब ये नून लीग ने जब दूसरे दिन गालिबन वो आ रहे थे उसी जगह, तकरीबन वही सेम जगह है, उधर नून लीग के वर्कर खड़े हो गए और इन वर्करों ने एहतजाज किया और उनके हक़ में, अपने लीडरों के हक़ में नारे लगाए। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये वीडियो आप पहले देखें, फिर इसमें मैं तबसरा ज़रूर करता हूँ। ये लीजिए। ये है वो खानदान जो अपने खर्चे पे, अपनी जेब से दुनिया के हर कोने में जाता है, हजारों लोगों का इलाज करवाता है, हजारों गरीबों के चूल्हे जो इस खानदान की वजह से चलते हैं। वो 2 टके का न्याजी जिसकी औकात ये है कि वो इनके घर के सामने बैठ के इनसे भीख मांगता था। ये है जिंदाबाद, नवाज शरीफ, बीबी मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। देख लिया आपने, टोटल कितने बंदे थे? 3 से 4, चौथा बंदा को पीछे छुप के खड़ा था और 3 बंदे टोटल थे। अपने घर के 2-2, 3-3 और बंदे भी ले आते। हमें समझ नहीं आती, पता नहीं नून लीग को क्या हो गई है, मुझे कुछ वो पता क्या है, बहुत सारे पटवारी नूने वो जनाब इधर जो है ना मैसेज वगैरह करते हैं। आपको 30, 40, 50 लोग इकट्ठे करना, तो वहाँ एक अगर अच्छा खासा दुकानदार भी हो ना, उससे भी वो भी आराम से कर लेगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी है इतनी, हर मुल्क में है, इतने लोग हैं। 3 बंदे बैनर पकड़ के खड़े हो जाना, और नवाज शरीफ साहब तो उनको रोकते रहे बेचारे कि भाई चुप कर जा यार, ठीक है ना। और वो एक ही बंदा नारे शारे लगाए और 3 उसके साथ और बंदे खड़े थे। मतलब ये अपना मजाक बनाना और ये यूथियों को वैसे ईंधन प्रोवाइड करने के मुतरादिफ है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने देखा कि पीछे 2-2 बैग उठा के मरियम औरंगज़ेब साहबा भी जा रही थी। अब उस पर भी बहुत सारी मीम्स बन रही हैं, और मुझे ये समझ नहीं आई कि जी ये तो खैर निजी दौरा था, तो मरियम औरंगज़ेब साहबा भी साथ गई हैं। अच्छा चले, मैं मान लेता हूँ कि ये निजी दौर में, पर्सनली मुझे मालूम है कि ये अपने खर्चे पे गए हुए हैं सारे, ठीक है। और मरियम औरंगज़ेब साहब, लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहबा सीनियर वज़ीर हैं। अगर वज़ीर आला यहाँ से चली गई हैं और वो वहाँ पे हैं अपने इलाज की गरज से, तो कम से कम जो पीछे सीनियर वज़ीर है उसको तो ग्राउंड पे रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, डेंगू ने अजाब मचाया हुआ है,
یہ جو اسموگ ہے، اسموگ نے بالکل جینا حرام کیا ہوا ہے، اور متعدد جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کوئی افیشل کوئی کمٹمنٹ یا کوئی افیشل کوئی فنکشن یا افیشل کوئی مصروفیت ہو تو پھر تو ایک اور بات ہے نا، لیکن جب وزیر اعلیٰ گئی ہیں، چلیں نواز شریف صاحب کے ساتھ پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے، وزیر اعلیٰ گئی ہیں اپنے علاج کے لیے تو وہ علاج کرا کے آ جائیں گی 2-4 روز میں، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک چیز کیوں ساتھ ہیں، یہ آپ میں سے شاید کسی کو بھی پتہ نہ ہو کہ وہ ساتھ کیوں ہیں۔ وہ ساتھ اس لیے ہیں کہ انہوں نے ساتھ پہرا دینا ہے۔ میرا جملہ بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہاں پر وہ فیڈرل گورنمنٹ سے پنجاب گورنمنٹ بھی اس لیے گئیں کہ انہوں نے کچھ پہرا دینا ہوتا تھا، انہوں نے مریم نواز صاحبہ پر اور بہت سارے ان کے وڈے گھر اور ان کے درمیان پل کے طور پہ انہوں نے کردار ادا کرنا ہے، اور باہر بھی جائیں، اور یہ پرانی روش ہے کہ جو باہر بھی جائے تو وہ پہرا دینا ہے۔ شیخ رشید نے اپنی کتاب میں لکھا، لال حویلی سے اقوام متحدہ تک، وہ آپ پڑھیے گا، وہ شرلیاں مرلیاں بھی بہت چھوڑتا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ باہر ایک دفعہ جب ظفر اللہ جمالی صاحب گئے تو وہ مجھے باہر بٹھا گئے، اندر امریکنز کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گئے اور وہ مجھے باہر بٹھا گئے۔ تو انہوں نے تو کہا کہ فلاں کیا فون آیا کہ وہ کدھر ہے، فون خود شید ٹلی نے خود کیا ہوگا، وہ سچ نہیں بولا، ٹھیک ہے، یہاں پہ چغلی لگانے کے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر چونکہ امریکنز کے ساتھ اکیلے چلے گئے، نہ مجھے لے گئے نہ کچھ کسی اور افیشلز کو، وہاں سے جب نکلے، جب پاکستان آئے تو ظفر اللہ جمالی کو فارغ کر دیا گیا۔ تو اس وجہ سے واچ ڈاگ کے طور پہ، پہرہدار کے طور پہ بہت سارے لوگ، بہت سارے چاہے نجی دورے بھی ہوں، وہاں بھی جاتے ہیں۔ اب یہ آپ بہت ساری باتیں نہ کھلوایا کریں نا اندر کی نا۔ اور جناب آ جائیے، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے ایک بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک زبردست قسم کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان اگر انڈیا نہیں آتا نا تو پھر پاکستان بھی کسی قسم کا کوئی میچ کسی ایونٹ میں بھی انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں زبردست فیصلہ کیا ہے حکومت پاکستان، ریاست پاکستان نے، اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ کچھ انڈیا کا میڈیا تو کہہ رہا ہے کہ جو کھیلوں کی ثالثی عدالت ہے اس میں پاکستان اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا وہ ان کا کیا بگاڑ لیں گے وہاں پر۔ وہ ویسے بھی آئی سی سی جو ہے پوری ان کو فیور کر رہا ہے، اور بعد میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان نے نہ کی کہ ہم ان کے ساتھ میچ نہیں کھیلتے، آپ دیکھ لیجئے وہ پاکستان پہ جرمانہ کریں گے، پاکستان کو تنگ کریں گے۔ لیکن جو پاکستان کا اپنے تئیں یہ فیصلہ ہے کہ ہم بھی کوئی نہیں کھیلیں گے، تو نہیں کھیلنا چاہیے بالکل ان کے ساتھ کوئی ایونٹ بھی۔ ان کی یہ بدماشی کہ پاکستان میں اگر چیمپئنز ٹرافی کھیلی جا رہی ہے تو ہم نہیں آئیں گے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ پاکستان کا بہت اچھا فیصلہ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔